गुड मॉर्निंग क्लास। हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए पढ़ लिया था कि अपने पास फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी पढ़ ली थी हमने कि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की फ्रिक्वेंसी एटलीस्ट मिनिमम फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए अपने पास जिस पर कि इजेक्शन होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, रिलेशन निकालेंगे हम किस किस का, कट ऑफ पोटेंशियल का और किसका, काइनेटिक एनर्जी का और किसका, फ्रिक्वेंसी का। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, कट ऑफ पोटेंशियल का और काइनेटिक एनर्जी का। अब हम निकाल चुके थे कि काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, हमारे पास जो आइंस्टीन इक्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग काइनेटिक मैक्सिमम एनर्जी किसके बराबर है, एच न्यू माइनस ऑफ फाई नॉट, यानी कि वर्क फंक्शन अपने पास। अब काइनेटिक एनर्जी हमने पीछे भी लिखा था कि हमारे पास किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, ये वर्क डन होता है अपने पास। अब वर्क फंक्शन कितना होगा, एच न्यू नोट, यहाँ पुट कर सकते हैं ये वैल्यू, जो पीछे पुट किए हमने वही वैल्यूज हैं सारी की सारी अपने पास ये। तो काइनेटिक मैक्सिमम जो हमने ये रिलेशन निकाला था यही रिलेशन यूज कर रही हूँ मैं, इक्वल्स टू एच कॉमन ले लें, न्यू माइनस न्यू नॉट, तो ये वैल्यू आई थी अपने पास। अब ये भी काइनेटिक एनर्जी है, ये भी काइनेटिक एनर्जी है, इन दोनों को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो ई वी नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, एच माइनस एच न्यू नोट। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया किसका, काइनेटिक एनर्जी का, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का और कट ऑफ पोटेंशियल का। यहाँ पर और क्या कर सकते हो कि अपने पास और क्या लिख सकते हो इसको। अब यहाँ से देखो ये फ्रीक्वेंसी अपने पास, तो वेलोसिटी जो होती है अपने पास, अगर लैम्डा की फॉर्म में अगर लिखना हो तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, और बाय टाइम यानी कि फ्रिक्वेंसी। तो अगर तो हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी। दूसरा यहाँ से क्या लिख सकते हो, लैम्डा न्यू नॉट। ठीक है, लैम्डा नॉट न्यू नॉट, सी की वैल्यू जब चेंज होगी अपने पास तो ई वी नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच, सी दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपने पास न्यू और न्यू नॉट की वैल्यू निकालें हम तो क्या आ जाएगी अपने पास, 1/λ माइनस 1/λ नॉट। तो ये एक रिलेशन आ जाएगा अपने पास किसका, वेवलेंथ के लिए। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। प्लैंक कांस्टेंट अगर हम निकालना चाहें तो फिर से वही, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके बराबर है, इसके बराबर, और किसके बराबर है, ई वी नोट के। दोनों को कंपेयर कर दें और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि अपने पास इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी जगह पे पुट कर सकते हैं फाई नॉट, और यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, एच न्यू डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा अपने पास, ई माइनस ऑफ फाई नॉट, इसकी जगह पे फाई नॉट रख देंगे, फाई नॉट बाय ई। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, कट ऑफ पोटेंशियल की। ठीक है, तो ये वैल्यूज हैं अपने पास कुछ, और कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं इसके लिए। ये ग्राफ जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में। तो जो पहला ग्राफ हम बना रहे हैं वो किस किस का बना रहे हैं, फ्रिक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इक्वेशन ये एक ही है, इस इक्वेशन को ही हम बार बार यूज करेंगे। तो ई वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस ऑफ फाई नॉट। ठीक है, यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल लो, एच न्यू बाई ई माइनस फाई नॉट बाई ई। तो यानी कि यहाँ से क्या आ गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए जो ग्राफ होगा अपने पास, वो ग्राफ कैसा हो जाएगा हमारे पास कि अगर नेगेटिव में चल रही है तो नेगेटिव में आ जाएंगी वैल्यू, और कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ कि इधर तो अपने पास वी नोट हो गया, इसको क्या लिख सकते हो, फाई नॉट बाई ई, जो माइनस में वैल्यू है ये अपने पास, यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी आ गया और इससे आगे अपने पास क्या रहेगा, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा। सेकंड अगर मैं बनाऊं, सेकंड हमारे पास हम बनाते हैं किस किस के बीच में, फ्रिक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब फिर से वही, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके बराबर थी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू एच नो माइनस ऑफ फाई नॉट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ से भी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो इसके लिए भी जैसे जैसे अपने पास फ्रिक्वेंसी होंगी वैसे वैसे अपने पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो ये ग्राफ आ जाएगा अपने पास किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए। ठीक है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी के लिए भी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, ये वैल्यूज बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास इसके लिए जो होगा अपने पास वही फाई नॉट, तो कहाँ, यहाँ नीचे माइनस ऑफ फाई नॉट, और यहाँ से जिस भी हिसाब से अपने पास काइनेटिक एनर्जी होगी वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब थर्ड है अपने पास किस किस का ग्राफ, थर्ड ग्राफ हम बना दें किसका, फ्रिक्वेंसी का, और किसका बना दें, एंड करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा करंट, फोटो इलेक्ट्रिक
करंट। ये अगर हम बनाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो अब यहाँ से कि अपने पास जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ के हिसाब से अपने पास यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या था, या ये जो वैल्यू थे अपने पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस ऑफ फाई नॉट। तो यहाँ पर कहीं पर भी कोई जिक्र ही नहीं है किसका, इंटेंसिटी का। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या रहती है, इंटेंसिटी से, फ्रिक्वेंसी जो है वो इंटेंसिटी से क्या रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी। यानी कि म्यू और आई का कोई भी रिलेशन आपस में नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट होती है। तो अपने पास मान लो कि अगर यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, यहाँ इस साइड अगर मैं फ्रिक्वेंसी ले रही हूँ तो अपने पास यहाँ पर मान लो कि यहाँ मेरे पास थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी आई, तो ये अपने पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ से वट एवर द आई की वैल्यू हम कुछ भी कर दें, यानी कि आई जो है वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा अगर हम फ्रिक्वेंसी भी बढ़ाते जाते हैं तो। लेकिन अगर अपने पास क्या है, और देखो यहाँ से फोर्थ, क्योंकि अब अपने पास कौन डिपेंड कर रहा था, पहले ग्राफ से देखो पोटेंशियल भी फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा था, फ्रिक्वेंसी और आई का कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो इस केस में भी अपने पास स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ हो गया, इंटेंसिटी इधर, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, और अगर मैं टाइम और किसका, करंट का अगर बनाऊं तो अपने पास फिफ्थ ग्राफ जो है, अगर मेरे पास इधर मैं ले लूं आई और इधर मैं ले लूं क्या, टाइम, तो 10⁻⁹ सेकेंड पे तो अपने पास वो टकराता है, और टकरा कर क्या करता है, निकलता है, मैक्सिमम करंट हो जाता है उस टाइम। तो यहाँ क्या आ जाता है, सेचुरेशन आ जाती है अपने पास। और उस सेचुरेशन के बाद यानी कि इसके बाद हम चाहे मर्जी जितना बढ़ा दें क्या, टाइम या बम्बार्डिंग बढ़ा दें, अपने पास करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। करंट की वैल्यू क्या हो जाती है अपने पास, सेचुरेट हो जाती है। ठीक है, अब आगे जो था इसमें पार्टिकल नेचर लाइट का, यानी कि जो फोटोन है ये पैकेट ऑफ एनर्जी है, और इन फोटोन के बारे में जो अपने को बताया था वो फोटो इलेक्ट्रिक ने ये इस्टेब्लिश कर दिया था कि अपने पास ये वेव थ्योरी नहीं है, ये वेव नेचर नहीं है, ये कैसा नेचर है अपने पास, पार्टिकल नेचर है। और ये पार्टिकल नेचर क्यों है अपने पास, यानी कि वेव थ्योरी के फेल होने के कारण से, क्यों फेल हुई वेव थ्योरी, ये भी थियोरेटिकली आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें हाइगन ने वेव जो थ्योरी दी थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि इसको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को, और उसके रीज़न क्या क्या थे, वो इसमें सबसे पहला रीज़न जो था वो ये दिया गया कि हमारे पास, जैसे कि इसमें कहा कि अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं तो देयर विल बी इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, तो उसकी वजह से अपने पास क्या बढ़ेगा, एनर्जी भी बढ़ेगी। लेकिन अपने को ये पता है अब कि हमने ये अब पाया यहाँ पर कि अपने पास कोई भी इजेक्शन हो ही नहीं रहा था, और इजेक्शन नहीं हो रहा था, और दूसरा सबसे बड़ी बात कि इजेक्शन अगर मान लो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी पे वो आ भी गया तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही थी, किससे, अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा रहे थे तो। ठीक है, तो ये इसके अगेंस्ट था इस फैक्ट के कि अपने पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो थी वो फोटो इलेक्ट्रिक इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो इंडिपेंडेंट थी इंटेंसिटी ऑफ लाइट से। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट से। सेकंड जहां पर फेल हुई है थ्योरी, वहां पर क्या हुआ कि अपने पास जो सेकंड कंडीशन जो दी गई उसमें अपने पास सेकंड कंडीशन क्या दी गई कि वट एवर द इंटेंसिटी इज, इंटेंसिटी की वैल्यू अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो भी अपने पास क्या नहीं हो रहा, लेकिन अपने पास जो फ्रिक्वेंसी जो हमने दी है वो लेस है किससे, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो अपने पास कोई भी इजेक्शन हो ही नहीं रहा था, चाहे हम मर्जी जितनी उसकी इंटेंसिटी कर दें। यानी कि एक पर्टिकुलर वैल्यू है अपने पास हर एक मेटल के लिए, जहाँ पर कि अपने पास अगर उससे कम वैल्यू होती है तो इजेक्शन नहीं होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का। और जो थर्ड यहाँ पर जो फेलियर था वो ये था कि अपने पास जो इजेक्ट आउट हो रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, ये पूरे लेसन की एक तरीके से समरी हो गई है कि जो अपने पास इजेक्ट आउट हो रहे थे इलेक्ट्रॉन वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस था, जबकि वेव में अपने पास क्या होता है, अगर वेव नेचर है तो अपने पास क्या होगा, जैसे मेटल सरफेस है तो इस पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये वेव नेचर होता तो वो एनर्जी पहले आती, वो सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती, और फिर उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन अगर कैपेबल होते कि उनकी वर्क फंक्शन तक वो जा पाता तो वो इजेक्ट आउट हो जाते, अदरवाइज वो इजेक्ट आउट नहीं होते।
तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा था, जो हमारे पास एमिशन हो रहा था जैसे ही वो अगर गिर रही थी इंसिडेंट लाइट और वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की थी, तो हमारे पास इमीडिएटली क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट आउट हो रहे थे। और जो उनके एजेक्शन का जो टाइम पीरियड था वो भी बहुत छोटा था, यानी कि इंस्टेंटेनियस था, वो 10⁻⁹ सेकेंड का लैप था उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हमने पता किया कि हमारे पास ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास कैसा है, पार्टिकल नेचर का है। तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया था कि जो लाइट है वो फोटोन से बनी हुई है, और वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं जिनको कि हम नाम दे रहे थे क्या, फोटोन, जिनका रेस्ट मास जो है वो 0 होता है। और इस तरीके से अपने पास ये जो फोटोन है, ये फोटोन क्या कर रहे थे, पार्टिकल नेचर शो कर रहे थे, किसका, लाइट का। तो यहाँ से अपने पास ड्यूअल नेचर रेडिएशंस का क्या हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था। तो अपने पास इसमें उसके बाद जो ये इस ड्यूअल स्टिक पर, या कहें कि ड्यूअल नेचर पर जो थ्योरी आई थी वो किसकी आई थी, डी ब्रॉगली की आई थी। ये भी बहुत बड़ा नाम है इस केस में। तो डी ब्रॉगली ने क्या कहा था, इसने ये कहा था अपने पास कि अपने पास सिर्फ और सिर्फ ये लाइट का ही ड्यूअल नेचर नहीं है, बल्कि अपने पास जितने भी मूविंग जो मटेरियल्स हैं, जितने भी मूविंग मटेरियल्स हैं, वो सारे के सारे भी सम टाइम एक्ट एज अ वेव एंड सम टाइम एक्ट एज अ पार्टिकल। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा था, और इन्होंने एक रिलेशन दिया था जिसको कि क्या कहा गया था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या थी अपने पास, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी, यानी कि एम वी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, मोमेंटम, एच बाय पी। और इसकी डेरिवेशन किस तरीके से की गई थी, देखो ये कहाँ से निकाला गया था ये रिलेशन, कि अपने पास E इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू रेडिएशन E इज इक्वल टू एच न्यू, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इन दोनों को मैं क्या कर दूँ, कंपेयर कर दूँ, तो एच न्यू इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, और एम की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, एच न्यू बाय सी स्क्वायर। ये हमने निकाल दी किसकी वैल्यू, मास की वैल्यू। ठीक है, अब अपने को पता है मोमेंटम जो है वो किसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी के, राइट। यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, मास की वैल्यू पुट कर सकती हूँ, तो P इज इक्वल टू एच न्यू बाय सी स्क्वायर इंटू क्या है अपने पास, वेलोसिटी। ठीक है, और क्या रख सकते हैं, P इज इक्वल टू एच न्यू, और या इसको क्या करूँ मैं यहाँ पर, ये जो वेलोसिटी है अपने पास, ये वेलोसिटी किससे चल रही है, स्पीड ऑफ लाइट से ही। तो इस v की जगह पे क्या पुट कर दूं, c पुट कर दूं, तो एक c से एक c क्या हो गया, कैंसिल। तो p इज इक्वल टू एच बाय सी बाय न्यू लिख सकते हो इसके डिवाइड में इसको, और c बाय न्यू क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू लेमडा बाय लेमडा न्यू, और लेमडा इज इक्वल टू c बाय न्यू। तो इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हो, लेमडा पुट कर सकते हो। तो p इज इक्वल टू एच बाय लेमडा एंड लेमडा इज इक्वल टू एच बाय पी। ये रिलेशन यहाँ से निकाला था किसने, डी ब्रॉगली ने। ठीक है, और इसको क्या नाम दिया गया है, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन फॉर द मटेरियल पार्टिकल। और इसके ऊपर जो डिस्कशन की गई, जो कंक्लूजन निकाले गए, वो क्या क्या कंक्लूजन निकाले गए, अब देखो, लैम्डा इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, अगर मास और वो कर देते हैं हम, तो पहला ये कंक्लूजन था। सेकंड कंक्लूजन क्या है कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, हैवियर the moving material particle, the de Broglie wavelength associated with will be the smaller and vice versa. थर्ड केस में इन्होंने क्या कहा कि अगर वेलोसिटी 0 है तो लैम्डा क्या होगा अपने पास, इन्फिनिटी होगा, और अगर अपने पास वेलोसिटी क्या है, इनफाइनाइट है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अपने पास क्या है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड द नेचर ऑफ द पार्टिकल। तो उस पर चार्ज कैसा है या नेचर कैसा है उस पर ये डिपेंड नहीं करते हैं। अब और क्या कहा गया इन्होंने, कि अगर अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो प्रोड्यूस्ड होती हैं सिर्फ और सिर्फ किससे, चार्ज पार्टिकल से, और अभी हमने कहा कि ये चार्ज पर डिपेंड नहीं होगा, तो दैट मीन्स कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और क्या कहा इन्होंने कि जो अपने पास रिलेशन था एक मास का, मूविंग मास का जो रिलेशन है वो किसके बराबर है, m इक्वल्स टू एम नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। एक ये रिलेशन दिया गया था, यहाँ m नॉट क्या है, अपने पास रेस्ट मास है। तो ये यहाँ से इन्होंने ये कहा था कि अपने पास ये दिखाई क्यों नहीं देती, क्योंकि यहाँ देखो अपने पास जो वेलोसिटी से हम चल रहे हैं वो एज कम्पेयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट ना के बराबर है, तो ये वैल्यू कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाय √1 हो जाएगा। तो ये दोनों ऑलमोस्ट क्या हो जाती हैं अपने पास, बराबर हो जाती हैं। ठीक है,
तो अपने पास जो मूविंग पार्टिकल है अगर वो किसी कंपैरेबल वेलोसिटी से चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से, तो अपने पास रेस्ट मास और मूविंग मास जो है वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो यहाँ से अपने पास वैल्यूज आ सकती हैं उनकी। और क्या किया गया इसमें कि अपने पास जैसे ये जो वेव है अपने पास, क्योंकि ये अपने पास क्या था, एक हाइपोथेसिस थी, तो इसमें अपने पास वेव की जो पोजीशन है वो एग्जैक्टली लोकेट नहीं की जा सकती कि उस टाइम पर जैसे कोई चल रहा है तो अनसर्टेनिटी है इसमें। तो इसी प्रिंसिपल पर ही जो ये हाइपोथेसिस थी, इसी पर ही जो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं हर्ट्जबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो इसी से ही आया था। वी स्टेट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर बोथ द पोजिशन एंड द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल एट अ टाइम वेरी एक्यूरेटली। तो ये जो हर्ट्जबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये आपका वहीं से ही आया था। और इसमें क्या क्या हो सकती है, जैसे आपको अब और क्या आ सकता है इसमें कि आपको रिलेशन निकालने के लिए कह दे टेम्परेचर के साथ। तो ये जो था आपका, ये रिलेशन आपने पढ़ा था 11th क्लास में। तो आपने एटम के लिए जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी वो क्या थी, 3/2 KBT। के बी अपने पास क्या था, बोल्टमैन्स कांस्टेंट। अब काइनेटिक एनर्जी अपने पास क्या होती है, ½ mv², राइट। और मोमेंटम क्या अपने पास, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ से रिलेशन लिख सकते हो, मैं इसको इक्वल्स टू किसके लिख सकते हो, √2m के लिख सकते हो। ये रिलेशन निकाल सकते हो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की फिर से वैल्यू रख दें, तो 2m डिवाइडेड बाय 3/2 KT। ये कॉन्सेप्चुअल में आ सकता है, 2 से 2 कैंसिल, तो अपने पास क्या वैल्यू आ गई यहाँ से, √3m/KT। ठीक है। और के क्या है अपने पास, काइनेटिक एनर्जी की ये वैल्यू हमने रख दी थी। तो ये वाला जो के है ये कैपिटल के था, और इसको के बी लिख देते हैं, के बी बोल्टमैन कांस्टेंट के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब इसी के लिए आ सकता है अपने पास, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम वैल्यू निकालें तो अपने पास क्या वैल्यू होगी, फिर से वही काइनेटिक एनर्जी जो है अपने पास किसके बराबर, ½ mv² के बराबर। और अगर वर्क डन निकालें इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, दोनों को कंपेयर करते हैं, वेलोसिटी की वैल्यू निकाल दें, तो 2ev/m। और फिर डी ब्रॉगली से रिलेशन निकाल रहे हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू किसके बराबर है, h/p के बराबर। p को क्या लिख सकते हो, h/mv। ये v की वैल्यू यहाँ पर क्या कर दें, पुट कर दें, तो क्या वैल्यू आ गई, h डिवाइडेड बाय, ठीक है, m√2 जो हमने निकाली थी ये ev/m। अब इसको अंदर ले जाऊं तो h2ev/m²/m। तो एक m से एक m क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास वैल्यू जो आई वो क्या आ गई, h/√2em_v। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास। अगर यहाँ पर मैं क्या करूँ, अब सारी की सारी वैल्यू, अब अपने पास E की वैल्यू है, अपने पास m की वैल्यू है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, h प्लैंक कांस्टेंट है ही। तो ये सारी वैल्यूज अपने पास अगर मैं इसमें पुट करती हूँ तो अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी लैम्डा की, तो लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 डिवाइडेड बाय √v Armstrong। ठीक है। ये सारी वैल्यूज रखकर अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और ये एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन था अपने पास कि अपने पास जब इलेक्ट्रॉन्स को चलाया गया था तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, जो बीम कैथोड की जो बीम है अपने पास वो एग्जैक्टली क्या थी, स्टीम थी अपने पास। और ये जर्मन और डवर्सन ने किया था। तो इसका सिर्फ और सिर्फ आपके क्वालिटेटिव आइडिया है ये, और ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, इस पर 1 या 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आपको आ सकता है। तो इसमें बाकी का इसमें पिछले साल से ही कटा हुआ है ये। तो ये एक इसका क्वालिटेटिव आइडिया था। और यहाँ पर ये चैप्टर और ये यूनिट हमारी ख़त्म होती है, और इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे कल से।